नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिबाज जीएस में एक नया वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो जीएस है, करंट जीएस, स्टैटिक जीएस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टॉप 10 पार्ट 1। इसके बाद हर यूपीएससी हर बार नेक्स्ट वीडियो में भी हम लाएंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही यूपीएससी का ये वीडियो बनेगा टॉप 10 जीएस का, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सभी एरिया से लेके, इकोनॉमी से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट्स सभी को मिला के 10-10 क्वेश्चन आएगा और विथ डिटेल्स एनालिसिस। बट हमारा और एक वीडियो आ रहा है, वो आता है जो पार्ट 2 तक आ गया है एसएससी सीपीओ जीके के लिए। वो नॉर्मल जीके है, वो जीएस नहीं है। जीके नॉर्मल क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो इतना मतलब डीपली नहीं होगा, ओनली सीजीएल और सीपीओ तक ही लिमिट रहेगा, एसएससी जीडी ये सब के लिए। बाकी ये जो वीडियो है ये स्पेशली यूपीएससी के लिए डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन के साथ रहेगा। तो चलिए, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वाटरफॉल इम्प्लोशन टेक्निक सीन इन न्यूज़। तो रिसेंटली हम लोग सुने होंगे कि नोएडा में जो ट्विन्स टावर था उसको डिमोलिशन कर दिया गया है। डिमोलिशन मतलब उसको तोड़ दिया गया है। किस लिए? वो एनवायरनमेंट जो रूल्स है उसके अगेंस्ट था और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था इलीगल हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में इसका पीआईएल भी दाखिल हुआ था। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको डिमोलिशन करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था, एक नोट छोटा सा पॉइंट था कि वाटरफॉल इम्पल्सन के तहत इसको डिमोलिश किया गया, मतलब गिराया गया। तो कोई इतना बड़ा एक टावर जब गिरा रहे हैं तो इसका इफेक्ट भी रहेगा किसके ऊपर ना, एनवायरनमेंट के ऊपर, प्लस चारों तरफ जो पब्लिक है उनके ऊपर, चारों तरफ कितना भी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर भी रहेगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इसका जो इफेक्ट को कम करने के लिए हमारा ये जो टेक्निक साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर लोग एक जनरल कॉन्सेप्शन के तहत इसको यूज़ करते हैं ताकि इसका इम्पैक्ट इस बिल्डिंग को छोड़ के बाकी जितना भी कंस्ट्रक्शन इसके अराउंड चारों तरफ होगा उसके ऊपर कम इफेक्ट आए, ताकि दूसरा जो चारों तरफ जो भी पीपुल लोग भी रह रहे हैं या जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह है उसको इसका इम्पैक्ट ना पड़े, वो डिस्ट्रक्शन ना हो, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूशन कम से कम हो सके। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये क्या चारों ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? यूज़ फॉर हाइड्रो एनर्जी प्रोडक्शन ये नहीं है, यूज़ टू मेक ब्रिज ओवर रिवर ये भी नहीं है, और यूज़ टू डिमोलिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये वाला आंसर सही है। ये वाटर पास में भी नहीं होता है, ये जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा? यूज़ टू डिमोलिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं इसका डिस्कशन। तो क्या है? व्हेन ए स्ट्रक्चर इज़ टू कोलैप्स इनवर्ड मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये कंस्ट्रक्शन है एक, अगर हम इसको धक्का देते हैं या इसको तोड़ते हैं, जनरली इसका जो पार्ट्स है इधर उधर बिखरेगा। तो बट ये टेक्नोलॉजी के तहत क्या होगा ना, इसका पार्ट सीधा यहीं पर ही गिरेगा, इनवर्ड आएगा, बाहर की तरफ इसका पार्ट्स बिखरेगा नहीं। तो इसको बोला जाता है इम्पल्सन टेक्निक। इनवर्ड एंड इनटू इटसेल्फ, यहीं पर ही गिर जाएगा, अंदर ही। वाटरफॉल इम्पल्सन टेक्निक इज़ यूज, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज इन अर्बन एनवायरनमेंट्स में। अर्बन एनवायरनमेंट्स में किस लिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि अर्बन में खाली यही कंस्ट्रक्शन तो नहीं रहेगा, इसके ये इतना बड़ा एक इंडस्ट्रियल सिटी नोएडा सिटी में है, तो वहाँ जनरली बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और भी होगा, तो उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को देखते हुए इसको यूज में लिया गया था। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। द टेक्निक यूज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। आप ग्रेविटी जानते हैं, कोई भी पदार्थ, एनी बॉडी, कहीं भी फॉल्स होता है, कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, जिसको बोलते हैं माध्याकर्षण शक्ति है, उसके तहत वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ
हमारा जो जी है, जी सेंटर है, उसके तरफ वो आकर्षित होगा, पुल टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको बोला जाता है ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी के रूल के ऊपर ही काम करता है। इट विल रिमूव द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर इन सच ए मैनर। ये किसको टारगेट किया जाता है? जो ये बेस रहता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है आपको पता होगा, इसका प्लिंथ रहता है और इसमें बेस रहता है, तो ये बेस को टारगेट करते हैं। Such a manner the center of gravity shifts by millimeters, bringing the structure down. Center of gravity क्या है ना, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा तो इसके ऊपर साइंस के ऊपर पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक भी डाइवर्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर कोई भी मान लीजिए ईंट है, इसको हम कोई भी एक पार्ट होगा जो पार्ट से हम इस रेक्टेंगुलर पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, मान लीजिए यहीं से हो या यहीं से हो, कहीं से भी, तो वही बिंदु को, वही पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ से इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, बैलेंस। ये देसी तरीका है, बाकी टेक्निकली अगर पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ है, G=m1m2², बहुत सारा उसमें टेक्निकल चीज़ है। तो जहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सके, ऐसे ही जब एक कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें कहाँ से हम ये बिल्डिंग का जो मेन पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट है, जहाँ से हम डिमोलिश करेंगे तो ये जल्दी गिर जाएगा, और वही नॉर्थ पॉइंट है मान लीजिए। तो इसको जनरली हम देसी भाषा में सोचेंगे कि जहाँ से बिल्डिंग का जो बैलेंस मेंटेन होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट बाय मिलीमीटर्स, ओनली मिलीमीटर्स में शिफ्ट हो जाता है। देखिए अगर इसको हम यहाँ से अगर ऊपर रखेंगे तो ये सही रहेगा। अगर हम थोड़ा भी इधर से मान लीजिए थोड़ा इधर कर दिया, यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या होगा, तुरंत इधर की तरफ गिर जाएगा। तो यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और थोड़ा इधर कर दे तो यहाँ क्या होगा, वहीं तरफ भी गिर जाएगा। और ग्रेविटी नेवर स्लीप्स, ग्रेविटी ये एक थ्योरी है। ग्रेविटी तो हर समय रहता ही है, भले दिन हो रात हो, ग्रेविटी कभी सोता नहीं। इट वर्क्स ऑल डे एंड नाइट। इस थ्योरी के ऊपर ये काम करता है। तो ट्विन टावर्स ऑफ नोएडा आर बीइंग डिमोलिश्ड in pursuance of Supreme Court order of August 2021 that found their construction within the Emerald Coal Society premise is violation of norms। मैं अभी बोल रहा था, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का नियम है उसके अगेंस्ट पे था, इलीगल था, एनवायरनमेंट रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहा था। इससे पहले भी और एक बार केरला में जो हुआ था, वहाँ भी टावर डिमोलिश किया गया था 2021 में। तो ये भी उसके तहत, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो भी जो हमारा जो सी रेगुलेशन है, इन्वायरमेंट कुछ है ऐसे, अभी वो रिकॉल नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि वो समंदर के किनारे बना हुआ था, तो वो कुछ समंदर के किनारे वाला जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको भी डिमोलिश किया गया था केरला में। अभी रिसेंटली नोएडा में उसको डिमोलिश किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ताइवान स्ट्रेट पासेस थ्रू बिटवीन व्हिच वाटर बॉडीज। सो अभी काफ़ी रिसेंट न्यूज़ में है, ताइवान स्ट्रेट है, ताइवान को लेके भी न्यूज़ है। उसके ऊपर चाइना जो है अपना कैप्चर करना चाहता है। दूसरी बात क्या है ना, ताइवान स्ट्रेट जो समंदर का पार्ट है, उसमें क्या यूएसए भी अपना दबदबा, यूएसए भी अपना इफेक्ट दर्शाना चाह रहा है, दूसरा और चाइना भी अपना इफेक्ट दे रहा है। तो सभी कंट्रियों का मतलब इंटरनेशनल हब है कि वहाँ पर उस सी में अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए सभी देश जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी न्यूज़ में है, चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स। ये कौन सा वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, हम राइट साइड में इसका फोटो भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं। ये है ईस्ट चाइना सी और ये है साउथ चाइना सी। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है कौन, ताइवान स्टेट। इधर है चाइना और इधर आप देख रहे होंगे फिलीपाइंस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ना, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ये ताइवान स्टेट जो है 180 किलोमीटर वाइड है। ये कितना चौड़ा है, 180 किलोमीटर। आइसलैंड ऑफ ताइवान एंड कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ये आइसलैंड ऑफ ताइवान को और कॉन्टिनेंट, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, चाइना है, तो इसको ये कनेक्ट करता है टू द नॉर्थ। द नैरोएस्ट पार्ट इज 130 किलोमीटर वाइड। जो नैरो पार्ट होगा यहाँ पर वो 130 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मर नेम्स ऑफ ताइवान स्टेट। ये ताइवान स्टेट को और हम किस नाम पर भी जानते हैं ना, इसको स्टेट ऑफ फॉर्मोसा भी बोला जाता है और ताइवान स्टेट भी बोला जाता है, स्टेट ऑफ फोकियन और फुजियान भी बोला जाता है चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू में। प्रोविंस फॉर्मिंग स्टेट ऑफ वेस्टर्न शोर एंड द ब्लैक डिश ए कलेक्ट ऑफ द स्टेट्स नेम इज होकिन एंड हाका। यहाँ होकिन भी हाका मतलब भी बोला जाता है।
याद रखिएगा। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया था ना, इन दी यूओन वांग 5 चाइना का जो मिसाइल एंड सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है, ये क्या हुआ था, इसके थ्रू हम्बानटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका वहाँ पर गया था। तो इस एरिया में वो देखने के लिए मिला था, ताकि ये क्योंकि ये सैटेलाइट ट्रैकिंग वाला है और मिसाइल ट्रैकिंग वाला है, तो इसीलिए ये एक वार की तरफ मतलब डायरेक्ट कर रहा है वर्ल्ड को। इसके चलते क्योंकि ये नो फ्लाइंग जो मतलब क्या बोलते हैं, ये नो वार जोन में घोषित किया गया, बट चाइना ने इनका जब सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप को यहाँ पर छोड़ा तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। और उसके बाद यूएसए ने भी अपना मिसाइल क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहाँ पर लॉन्च किया था, तो इसके चलते ये काफ़ी न्यूज़ में है, ये याद रखिएगा ज्योग्राफी पॉइंट भी। नेक्स्ट चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है दोस्तों, ड्रेन ऐसे बोला, ड्रेन मतलब ऐसे देखा जाए तो क्या है ना, पानी का बहाव जो हमारे इंडिया में, इंडिया का सिस्टम, अब इंडिया के ज्योग्राफी में इंडिया में जो भी पानी, जो भी वाटर बॉडीज़ है वो कैसे बहते हैं, जनरली दो टाइप का है, एक हिमालयन वाला है और एक डेक्कन वाला है। डेक्कन में जो नदियाँ, जो रिवर्स है उसको डेक्कन रिवर सिस्टम बोला जाता है, और जो हिमालय से जो नदी निकलती है उनको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। कौन सा ट्रू नहीं है बोल रहा है, देखिए चलते हैं ऑप्शन पढ़ते हैं। द रिवर्स फॉर्म्स वी शेप्ड वैली, ऐसे वी शेप्ड वैली, रैपिड्स मतलब ऐसे, वाटरफॉल्स एंड ऑन देयर बेड, ये फॉर्म करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है द ड्रेनेज सिस्टम ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अगर ऐसे बताएंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ उसके बारे में। ये क्या हुआ था जब हमारा डेक्कन ट्राप्स बना था, तो ये क्या हुआ था, उस डेक्कन ट्राप्स मतलब ये वाला पार्ट इंडिया का, ये तो इंडिया का ऊपर पार्ट है, ये जो डेक्कन ट्राप्स से क्या हुआ था ना, उस टाइम पे जब ये पहले फॉर्मेशन हुआ था, ये पुराना वाला पार्ट है, याद रखिएगा, ये जो ऊपर वाला हिमालय वाला पार्ट है ये नया पार्ट है, और ये वाला जो है पुराना पार्ट है। तो ये क्या हुआ था, टिल्ट हो गया था टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ जो नदी निकला है वो तो आ गया किधर, बे ऑफ बंगाल में गिरा है। बाकी इधर वाला कुछ नदी है जो कि अरेबियन सी में गिरा है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हिमालय ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सभी बे ऑफ बंगाल में गिरा है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए गलत, लेकिन बट ये ही गलत है। ये क्या है, ये जो हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, याद रखिएगा। दे आर पीरेनियल दैट विल फ्लो थ्रू आउट द ईयर, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जब बारिश होता है तो बारिश के पानी में ही चलता है, बट जब बारिश नहीं होता है तो बर्फ़, क्योंकि ये कहाँ से मतलब उत्पन्न हुआ है, हिमालय से, तो हिमालय में बर्फ़ पड़ा हुआ है ऑलरेडी, गर्मी के दिन में भी वहाँ से बर्फ़ पिघल के तो स्नो मेल्ट हो जाता है, तो उसके तहत वो उस टाइम पे भी बहने लगता है, तो ये पेरेनियल सही है। ऑन एंटरिंग द प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर दैट इक्वल टू बो लेक, फ्लड प्लेन्स एटसेट्रा, ये भी सही है। तो ये देख लिए होंगे, यही आंसर कौन सा होगा गलत, द ड्रेनेज सिस्टम ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है, अरेंज द फॉलोइंग माइनर प्लेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा चलिए, ये माइनर प्लेट्स, मेजर प्लेट्स क्या है पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा पृथ्वी अर्थ जो फॉर्मेशन हुआ है ये बहुत थ्योरी के ऊपर चलता है, एग्जैक्टली तो कोई नहीं जानता है, बट जो साइंस और ज्योग्राफी जो बोला जाता है उसके तहत बहुत सारे थ्योरी के ऊपर चलता है। तो उसमें एक थ्योरी भी है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, एक कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट भी है, जो हमारा आज हम इंडिया, पाकिस्तान, जो भी कंट्रीज देख रहे हैं, जो भी ओशियन देख रहे हैं, वो पहले से ही ऐसे नहीं था, पहले कुछ दूसरा था, फिर अभी फॉर्मेशन चेंज होते होते अभी पार्ट हुआ, अभी जो हम देख रहे हैं वो हुआ है। तो ये आने के लिए अभी का जो फॉर्म है ये काफ़ी चेंजेस लेके आया है। तो ये चेंजेस को हमारे जो जियोलॉजिस्ट है, ज्योग्राफी है, जो भी हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, उसको बहुत सारे थ्योरी के ऊपर क्या करते हैं ना, डिनोट करते हैं। तो इसमें से एक कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी भी है और एक प्लेट टेक्टोनिक्स भी है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ना, सिंस द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है ना, समंदर का जो नीचा वाला पार्ट है वो क्या होता है, वो फ्लोर जो यहाँ समुंदर है, तो ये जो सी फ्लोर समुंदर के अंदर है ये स्प्रेड किया हुआ है।
द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स वर रिवाइव्ड। तो उसमें क्या हुआ है ना, हम पहले सुने होंगे, एक थ्योरी भी है कि जहाँ पर अभी हम हिमालय देख रहे हैं वहाँ टेथिस सागर था। टेथिस सागर मतलब टेथिस सी था, एक समुद्र था, फिर वो क्या हो गया, नीचे चला गया, उसके ऊपर फिर हिमालय आ गया। तो ये सब जो ऊपर नीचे हुआ है ये काफ़ी सारे चेंजेस लाया है ज्योग्राफी में। तो ये कैसे हुआ है, इसके ऊपर एक थ्योरी कौन ना, मैकेंजी एंड पार्कर जो थे उन्होंने डिराइव किया है। क्या हुआ है उसके तहत, क्या है ना, ए टेक्टोटोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयरिक एड। हमारा जो मिट्टी है वो बहुत सारे स्टेज में है, जैसे हमारा कोर है, कोर मतलब अंदर वाला पार्ट है, फिर लिथोस्फीयर, फिर आस्थेनोस्फीयर। तो ये सब बहुत सारे स्टेज है। इसमें हम जब पूरा लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। तो उसमें दिया है लिथोस्फीयरिक प्लेट इज ए मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब और सॉलिड रॉक है, जनरली कंपोस्ट ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर। अच्छा, ये यहाँ पर एक इमेज है, देख सकते हैं आप लोग। ये इमेज में दिया हुआ है कि ये जो अभी हम यूरोप को यही देखते हैं, अमेरिकन को ऐसे देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को ऐसे देख रहे हैं, ये यूरेशियन प्लेट है, ये हो गया आपका अफ्रीकन प्लेट है। तो ये जो फॉर्म आने के लिए काफ़ी टाइम लगा है। तो इसमें से हम प्लेट किसको बोलेंगे ना, एक टेक्टोनिक प्लेट बोलेंगे किसको ना, ये स्लैब ऑफ सॉलिड होगा, इरेगुलर होगा। ये देखिए यहाँ कोई इरेगुलर मतलब कोई नाम नहीं होगा, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर होगा, इसका कोई नाम नहीं दे सकते। कंपोस्ट ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंट भी है और ये ओशियन भी मिला हुआ है। मैकेंजी एंड पार्कर नोन एज फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये पहले आंसर देख लेते हैं। हमारा मेन जो मेजर प्लेट्स है वो 7 मेजर प्लेट्स है और बाकी माइनर प्लेट्स है। तो ये मेजर प्लेट्स तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बाकी यहाँ दिखा हुआ है आपका, जैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट हो गया और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, ये सब है मेजर प्लेट्स। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। ये प्लेट क्या हो सकता है, बोथ कॉन्टिनेंट भी हो सकता है या ओशियन भी हो सकता है। तो ये दिया हुआ है कि ये जो प्लेट माइनर प्लेट है नॉर्थ टू साउथ, इसको ये मतलब अरेंज करेंगे। तो नॉर्थ में कौन सा होगा, देखिए पहले हो गया जुआन डी रिका प्लेट, तो ये हो गया नॉर्थ में। तो जुआन डी का है डी में, तो पहले आंसर डी कौन सा होगा, ये है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये डी। नेक्स्ट है ए कोकोस प्लेट है, ये यहाँ पर कोकोस प्लेट है। फिर बी है नागजा प्लेट, ये नागजा प्लेट कौन सा प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, याद रखिएगा ये सब चीज़। और फिर जो नेक्स्ट में सी है स्कोटिया प्लेट, ये। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली ओवर द आस्थेनोस्फीयर एज रिजिड यूनिट्स। तो जो हमारा आस्थेनोस्फीयर है, हमारा जो लैंड्स है, लैंड्स का जो नीचे वाला पार्ट है, हम जानते हैं कोर है और क्रस्ट है, जो ऊपर वाला हमारा जो, देखिए चलिए एक चीज़ दिखाते हैं। ये हमारा मिट्टी है, लैंड है, मान लीजिए लैंड है। ये लैंड का जो पहला ऊपर है वो क्या है, क्रस्ट है। फिर उसके बाद लिथोस्फीयर है, आस्थेनोस्फीयर है और लास्ट में कोर भी है। तो ये क्या हुआ है, ये आस्थेनोस्फीयर क्या है, लिक्विड पार्ट है। तो इसके ऊपर ये जो पार्ट मूव कर रहा है इसको बोला जाता है प्लेट। तो ये प्लेट क्या हो सकता है, ये आपका ओशियनिक प्लेट भी हो सकता है, ओशियन भी तैरता रहता है और बहुत कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। ये प्लेट में भी रिफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट। कब कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, जिसका मेजर पार्ट क्या होगा, कॉन्टिनेंट भरा होगा, और जिसका मेजर मतलब ये मान लीजिए एक प्लेट है, इसमें मान लीजिए यहाँ तक क्या है आपका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर समंदर है, सी है, तो इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। अगर यहाँ तक समंदर है और यहाँ तक ओनली कॉन्टिनेंट है तो इसको हम ओशियनिक प्लेट बोलेंगे। तो बाकी इसमें ऊपर जैसे जैसे चढ़ता, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर धीरे धीरे क्लैरिफाई होता है। सब चीज़ को यहाँ एक वीडियो में क्लैरिफाई करने से वो होगा नहीं, फिर हमारा मेन मकसद जो है वो रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से। मैच द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स इन विद देयर वर्क्स इन संगम डिनास्टी। तो ये संगम डिनास्टी जो था उस टाइम पर कुछ सोशल ग्रुप से उनका कुछ नाम था, तो उसके ऊपर हम उसको डिवाइड मतलब मैच करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या, इससे रेफरेंस के लिए हम लोग साइड में दे दिए हैं। उलाबार क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है ना, उलाबार है आपके एग्रीकल्चरिस्ट। तो उलाबार एग्रीकल्चरिस्ट क्या होगा, 2। तो ए में 2 होगा।
ए में 2 है, ऐसे 2 है। फिर बी कुराबर, कुराबर कौन कौन है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चरिस्ट, तो ये बी में 3 आ जाएगा। बी में 3 कौन सा है? ये है, तो ये आंसर होगा A2 B3। सी कौन सा? कलर कौन सा हो जाएगा? प्लंडर ऑफ कैटल्स, जो कैटल्स को क्या करते थे? लूट मार कर लेते, लूट लेते थे। ईडायर क्या हो जाएगा? कैटल होल्डर्स, जो कैटल को अपने पास रखते हैं। तो बाकी इस यहाँ से कुछ आंसर दिया हुआ है, याद रखिएगा। संगम है, इसका भी न्यूज़ में भी है, आजकल हिंदू न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे उसका जो आर्किटेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा चल रहा है, तो बाकी इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट नेहरू रिपोर्ट 1928 फॉर्म आफ्टर बॉयकटिंग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में। तो ये हम जानते हैं सभी कि साइमन कमीशन को क्या बॉयकट किया गया था, कांग्रेस ने भी बॉयकट किया था। किस लिए बॉयकट किया था? कुछ याद है? कमेंट्स में दीजिए। क्योंकि इसमें हमारा इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, इसलिए इसको बॉयकट किया गया था, याद रखिएगा। चलिए कमेंट्स में बाकी जिसको जो जानकारी हो दे सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इट वॉज कंप्राइज्ड ऑफ मोतीलाल नेहरू, MK गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सिपरू एटसेट्रा। It was first major efforts to draft a constitutional framework for India, complete list of central, provincial and fundamental rights. It demanded dominion status, not complete independence, both in center and provinces. The report recommend equal rights for women, dissociation of state from religion, freedom to form union. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन है, तो उसमें हर एक पार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं आंसर कौन सा होगा, थोड़े सोचिए। देखिए नेहरू रिपोर्ट दिया था कौन? मोतीलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू और गांधी, ये कॉन्ट्राडिक्शन है का भी, ये चीज़ याद रखिएगा। गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, बट ये कांग्रेस के साथ इतना जुड़ाव नहीं था उनका, मतलब कांग्रेस का जो इंटरनल मामला है उसमें इतना ये इंटरफेयर नहीं करते थे। जबकि वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही बार 1924 में बेलगांव सीजन में हुए थे, बाकी इतना वो इंटरफेयर नहीं करते थे। तो नेहरू रिपोर्ट जब आया था उसमें याद रखिएगा, ये जो बाकी तीनों है BCD ये सब करेक्ट है, सिर्फ इसमें MK गांधी मेंबर नहीं थे, याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तेज बहादुर सिपरी भी थे, और भी थे, बट महात्मा गांधी नहीं थे, याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट में। और ये फास्ट मेजर एफर्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया के लिए। डोमिनेंट स्टेटस डिमांड किए थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं किए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द रिपोर्ट रिकमेंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, मतलब स्टेट को रिलीजन से अलग करना है, और फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन। ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप पर फॉर्मेशन किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इकोनॉमी से है। अच्छा क्या दिया है कि मैच द फॉलोइंग रिपोर्ट्स विद देयर स्पेसिफिक एरियाज। तो ये प्लानिंग से लिया गया है दोस्तों, जो हमारा सर्वोदय प्लान था 1940 में, जो हमारा सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण वगैरह जो 1960s में 1992 में अमेंडमेंट हुआ 73rd और 74th, तो उस टाइम पे 1940 में जब हमारा प्लानिंग चल रहा था 51 में पहले हमारा प्लानिंग कमीशन जो बैठा था, तो बिफोर द इंडिपेंडेंस कुछ कमिटी बैठा था, तो उन्होंने कुछ डेवलपमेंट कुछ एरिया के रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी सबमिट किए थे। तो उससे ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है 1940 में कोई किस एरिया के तहत कोई कमिटी गठन हुआ था, उन्होंने अपना रिपोर्ट भी दिया था अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उसमें से ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। गर्जिल रिपोर्ट, देखिए गर्जिल रिपोर्ट अभी हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस एक वेस्टर्न घाट के डेवलपमेंट के ऊपर भी है, वेस्टर्न घाट के डेवलपमेंट के ऊपर भी एक गर्जिल रिपोर्ट है। बट प्रायर टू इंडिपेंडेंस एक गर्जिल रिपोर्ट था, ये क्या था आप देख लीजिए, सरारिया रिपोर्ट, कृष्णामाचारी रिपोर्ट और खैरागत रिपोर्ट, मिला लीजिए, थोड़ा बहुत देखिए फिर मिलाते हैं। चलिए पहले देखते हैं वो गर्जिल रिपोर्ट किसके ऊपर था, रूरल क्रेडिट के ऊपर। सरारिया रिपोर्ट कौन सा था, कोऑपरेटिव के ऊपर। कृष्णामाचारी रिपोर्ट कौन सा था, एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या रहेगा उसके ऊपर था। और खैरागत रिपोर्ट था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये कौन सा आंसर होगा, A B C
ABBCDCD और DA, ये वाला है आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बिफोर, अगर ये क्वेश्चन आएगा बिफोर प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो कमिटियाँ बैठी थी उसके तहत ये कौन सा फील्ड को रिलेट करते हैं, इसके तहत ये दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टी इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये भी न्यूज़, करंट न्यूज़ है, एलोंग विथ ज्योग्राफी और इकोनॉमी को भी ये मतलब इकोनॉमी का भी न्यूज़ हो सकता है। तो रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि ड्यू टू ऑनगोइंग फ्लड, कहाँ पर हुआ था ना, आसाम में फ्लड हुआ था। इसके चलते, क्योंकि आसाम जो है हमारा कंट्री का हाफ एबव 70% टी प्रोडक्शन को कैरी करता है। तो जब वहाँ पर क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड रेन हो गया, तो टी कल्टीवेशन में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। टी तो हो गया था बट उसको क्या एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसके चलते क्या बहुत लॉस हुआ। प्रोडक्शन जो हुआ काफ़ी पिछले साल से इस बार कम हुआ है, 14 पॉइंट समथिंग कुछ कम हुआ है। तो इसके चलते ये न्यूज़ में है। और इंडिया का टी इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड का सेकंड इंडस्ट्री है आफ्टर चाइना, ये भी याद रखिएगा। ब्राज़ील कॉफ़ी में है, एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, इंडिया में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टी भी बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के तहत। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट नॉट ट्रू, मतलब गलत क्या है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया, सोचिए ये सही है। इंडिया प्रोड्यूसेस CTC ग्रेड टी फॉर एक्सपोर्ट, ये भी सही है। द ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत जो पहले से चली आ रही है वेराइटी टी शिप टू इजिप्ट एंड UK, नहीं ये गलत है, ये इजिप्ट एंड UK को नहीं होता है। नेक्स्ट बताते हैं, चलिए। आसाम कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द इंडियाज टी प्रोडक्शन, ये सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है, ये इजिप्ट और UK को कौन सा जाता है पता है, ये CTC वाला। बाकी सभी देशों को जाता है कौन सा ना, ऑर्थोडॉक्स वाला। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो परंपरागत पहले से चलाया जा रहा है। ये CTC बारे में बता रहा हूँ, अब थोड़ा पेशेंस रखिए, CTC के बारे में डिटेल्स आ रहा है। तो CTC ग्रेड टी है, ये एक्सपोर्ट के लिए करा जाता है, सही बात है। बट कहाँ एक्सपोर्ट होता है, इजिप्ट और UK में, क्योंकि वहाँ के लोग चाय पीने के काफ़ी शौकीन रखते हैं। चाय मार्केट काफ़ी वहाँ मतलब क्या हमारे देश के लिए ज़्यादा इकोनॉमी को ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा डॉलर्स लेके आता है, इसलिए वो मार्केट अच्छा है। इसलिए वहाँ जो डिमांड है इसके चलते वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, ये CTC क्या टी है। CTC क्या है, कॉट टियर एंड कर्ल, काटो थोड़ा उसको भूंजो फिर उसके बाद अलग अलग कर्ल कर दो। इज ए मेथड ऑफ प्रोसेसिंग ब्लैक टी in which the leaves are passed through a series of cylindrical rollers, ऐसे सिलेंडर्स रहता है, तो उसके ऊपर में पास किया जाता है विथ हंड्रेड्स ऑफ शार्प टीथ, यहाँ टीथ रहता है ऐसे, दैट क्रॉस टीयर एंड कॉल द टी इन टू स्मॉल एंड हार्ड पैलेट्स, छोटा हार्ड पैलेट्स ये फॉर्म करता है। जनरली जो परंपरागत हैं उसको इस प्रोसेस में नहीं लाया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ उसका क्या होता है, जो परंपरागत जो ऑर्थोडॉक्स चाय बनता है उसमें उसका कुछ टेस्ट वेराइटी चेंज हो जाता है। बट इसमें उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो आरामा है, वो बरकरार रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CTC टी एक्चुअली रिफर्स टू ए मेथड ऑफ प्रोसेसिंग ब्लैक टी, याद रखिएगा CTC क्या होता है, ब्लैक टी को ग्रीन टी भी बोला जा सकता है, ब्लैक टी भी ऑप्शन में आ सकता है, कभी क्वेश्चन आएगा। तो ये है प्रोसेसिंग मेथड ऑफ ब्लैक टी। द प्रोसेस called cross tier call is used to black tea leaves are run through a cylindrical roller. The rollers have sharp teeth that cut, tear and call the leaves and produces small hard pellets made of tea. तो ये क्या करता है CTC मेथड, याद रख लीजिएगा। टी प्रोडक्शन, हाँ मैं अभी बोल रहा था 17.4% क्या डाउन हो गया है ड्यू टू फ्लड, पेस्ट अटैक एंड रेन इन जून। अच्छा, ये CTC क्यों इतना डिमांड है UK में और इजिप्ट में और बाहर कंट्री में, इसका क्यों डिमांड है, क्योंकि ये CTC टी कंटेंट्स एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे शरीर के लिए क्या करता है ना, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन प्रभावित करने के लिए यूज होता है, और लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। CTC टी हेल्प्स इन वेट लॉस ऑल्सो बाय ब्लॉकिंग फैट एब्जॉर्प्शन इन सेल्स. It also boosts digestion and immune system. Antioxidants present in CTC tea can help in prevention of cancer also.
इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ कैफीन विच गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। इसका इतना सारा बेनिफिट्स है तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड बढ़ेगा ही। तापर और एक क्या होता है माइग्रेशन मेथड में, हमारे इंडिया में जो ब्लैक टी या बोलते हैं सिटी सिटी, आप कभी कभी एडवर्टाइज में भी देखे होंगे सिटी सी बोला जाता है, टाटा टी अगरम बगरम में उसमें बोला जाता है सिटी सिटी करके। तो इसको एक माइग्रेशन प्रोसेस में मासीरेशन प्रोसेस में इसको प्रोडक्शन किया जाता है, known in the western tea industry as disruption or leaf maceration. The teas are brushed or torn in order to promote and quicken oxidation. उसमें oxidation जैसे quicken आ जाए उसके तहत उसको ऐसे फॉर्म में बनाया जाता है। The leaves may be lightly brushed on their edges by shaking and tossing in a bamboo tray or tumbling in baskets. bamboo tray में ही उसको अलग अलग ब्रश करके किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी IITs आर इन इंडिया। ये देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी लग रहा है सबको, क्या ये क्वेश्चन है, बट इसके पीछे मतलब रीज़न क्या है। देखिए हमारा अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हुआ है और एजुकेशन के ऊपर काफ़ी चर्चा भी चल रहा है, NCERT और इसका बुक के प्रोडक्शन को लेके, और कोई कोई स्टेट में क्या हो रहा है कि कर्नाटका में कुछ चीज़ कंपलसरी कर दिया है, कहीं के पर संस्कृत पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़, एजुकेशन बहुत सारे न्यूज़ में है। और रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो गए थे कर्नाटक में, क्या है वहाँ पर एक IIT है, बताया जाएगा नेक्स्ट आगे चल के। वहाँ का बिल्डिंग क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग बनाया गया उसको भी इनागुरेशन किए थे। तो इसके चलते काफ़ी IIT NITs वगैरह न्यूज़ में है, तो इसके चलते ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि UPSC जो है अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ख़ास करके जो रिसेंट मूवमेंट्स वगैरह मिनिस्टर का, खास करके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पर क्या क्या वो काम करते हैं, कौन सा टर्म्स यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली OPC में भी एक क्वेश्चन एक पूछा था, तो इसके मतलब इसको आधार पर देखते हुए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए सब चीज़ का जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कितना IITs है ना, 23 IITs है, याद रखिएगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल IIT 23 है। तो चलिए देखते हैं IIT क्या है। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और सेंट्रल गवर्नमेंट ओन पब्लिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, अक्रॉस इंडिया है। दे आर अंडर ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर गवर्न बाय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अभी जो है कौन, धर्मेंद्र प्रधान, इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ IIT काउंसिल। द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट कौन सा बना था ना, 1950 में हिजली डिटेंशन कैंप खड़गपुर में, मतलब IIT खड़गपुर जो है इंडिया का पहला IIT है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनागुरेटेड न्यू कैंपस ऑफ IIT धारवाड़, याद रखिएगा IIT धारवाड़। शी वॉज ऑफर्ड पूरा समना, एक वहाँ पर एक मतलब क्या है राइचुअल है, कोई भी मान लीजिए कोई आता है नया गेस्ट तो उसको ऑनर दिया जाता है, तो इसको पूरा समना करके बोला जाता है, सिविक ऑनर। तो सिविक सोसाइटी में एक ऑनर, एक मतलब क्या रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो उसको पूरा समना, ये वर्ड भी द हिंदू में दिया था, तो इसको याद रखिएगा। एट हुबली, तो यहाँ पर जितने भी IITs है उसका नक्शा में दिया हुआ है। लाटेस्ट जो है IIT भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। कर्नाटका टॉप्स इन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनोवेशन इंडेक्स में टॉप है कर्नाटका। अच्छा, बासवेश्वर, वहाँ पर बासवेश्वर के भी उन्होंने मूर्ति को क्या किया था, फूल अर्पण किया था, तो इस वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बासावाना, इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो भी ला रहे हैं। बासावाना के ऊपर जो पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी रहेंगे उसके ऊपर, उसमें भी इनका जिक्र किया जाएगा, उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। बट अभी थोड़ा बहुत देख लीजिए क्या है। द बासावाना वाज ए 12th सेंचुरी इंडियन स्टेट्समैन है, फिलोसफर भी है, पोएट भी है और लिंगायत सोशल रिफॉर्मर है और शिव फोकस्ड भक्ति मूवमेंट, याद रखिएगा। ये जो बासावाना है ये कृष्णा फोकस्ड भक्ति मूवमेंट नहीं है, शिव फोकस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। एंड ए हिंदू शैवैत सोशल रिफॉर्मर ड्यूरिंग राइन ऑफ किसके टाइम पर ना, कल्याणी या चालुक्य दिनास्ती के टाइम पर, जब हमारे साउथ में कल्याणी, चालुक्य या कलाचुरी दिनास्ती था, उस टाइम पे ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, लिंगायत कास्ट के, और लिंगायत सोशल रिफॉर्मर थे और शिव फोकस्ड भक्ति मूवमेंट से। और जितना IIT 23 है ये सबका दिया हुआ है, एक बार नज़र पक्का देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन भी IIT गोवा, धारवाड़, तिरुपति, पालाकाड सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट लूनर एक्लिप्स। तो अभी रिसेंटली
एक सोलर एक्लिप्स भी गया और नवंबर 4 या 5 को एक लूनर एक्लिप्स भी गया, और इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। एक्लिप्स मतलब आपको जनरली बोला जाए तो हिंदी में क्या, ग्रहण लगना, मतलब छिप जाना, यही बोला जाता है। तो जनरली क्या होता है, अगर मैं आपके आगे आ जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप मेरा जो छाया होगा उसमें आप छुप जाएंगे। तो यही है जनरल कॉन्सेप्ट, यही है। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रू है लूनर एक्लिप्स के ऊपर। लूनर एक्लिप्स अकर्ड एट द फुल मून फेज ओनली। हाँ, ये सही है। द मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज टिल्टेड रिलेटिव to Earth's orbit is the reason why we have occasional eclipse instead of ellipses every month। देखिए, फुल मून तो हर महीना में आता है हमारा, क्योंकि देखिए ये हमारा अर्थ, ये मून है और ये सन है। तो अर्थ ये सन को रिवोल्यूशन करता है, मतलब घूमता है उसके चारों तरफ। उसके साथ भी ये चंद्रमा जो है, मून भी, ये क्या होता है, ये भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो हर महीना में क्या आ जाता है, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। फुल मून होता है जब इसका जो लाइट पड़ता है सूरज चंद्रमा के ऊपर, ये पूरा इसका किरण पूरा फुल मून आता है, पूरा रोशनी देता है। बट ये हर फुल मून में एक्लिप्स क्यों नहीं होता है, क्यों होता है? देखिए, मून्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज टिल्टेड, क्योंकि देखिए हमारा पृथ्वी जो है, ये मान लीजिए बेस है, पृथ्वी पूरा एक्यूरेटली ऐसे नहीं बैठा हुआ है, ये थोड़ा टिल्टेड है ऐसे 66 डिग्री, ये बेस को, ये 66 डिग्री 60.5 डिग्री ये टिल्ट है, थोड़ा झुका हुआ है। इसके चलते क्या होता है, और इसके साथ क्या है, चंद्र भी ऐसे पूरा खड़ा नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत इधर झुका हुआ है। तो इसके चलते क्या होता है ना, ये रिलेटिवली पूरा एक्यूरेटली एक्लिप्स नहीं बन पाता है हर फुल मून डे में। याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है, तो इसके लिए क्या होता है कि हर महीना नहीं हो पाता है। इन ए टोटल लूनर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स, लूनर मतलब चंद्र ग्रहण, द एंटायर मून फॉल्स विद इन द डार्केस्ट पास्ट ऑफ अर्थ शैडो कॉल्ड पेनुम्ब्रा। ये पेनुम्ब्रा बोला जाता है, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। लूनर एक्लिप्स आर समटाइम्स कॉल्ड ब्लड मून्स, ये सही है। अभी रिसेंटली देखा गया था जो लूनर एक्लिप्स में ब्लड मून था। तो इसका आंसर यही सिर्फ सी जो है, ये क्या होगा, ये छोड़ के बाकी ए बी डी जो है, ए बी डी ये आंसर होगा, ये गलत है। पेनुम्ब्रा नहीं होगा, वो नुम्ब्रा होगा। चलिए देखते हैं नुम्ब्रा किसको बोलते हैं, पेनुम्ब्रा किसको बोलते हैं। ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स अर्थ एटमोस्फियर स्कैटर्स सनलाइट। जब क्या होता है, चंद्रग्रहण लगता है तो ये सूरज का जो लाइट है उसको बिखरता है। द ब्लू लाइट फ्रॉम द सन स्कैटर्स अवे एंड लॉन्ग वेवलेंथ जो रेड है, सबसे वेवलेंथ ज़्यादा किसका है, वेवलेंथ मतलब जानते हैं क्या है, ये मान लीजिए लाइट ऐसे वेव फॉर्मेशन में जाता है, तो ये उसका क्रस्ट बोला जाता है और ये ट्रफ बोला जाता है, मतलब ऊपर और नीचे जो है, ये क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ ये बोला जाता है वेवलेंथ। तो ये जितना बड़ा होगा वो उतना दूर क्रॉस करेगा, उतना दूर तक जाएगा। तो रेड लाइट हम जानते हैं बहुत दूर से, ये बीकन लाइट के तब नाम पर भी जाना जाता है, किस लिए, ये बहुत दूर तक दिखता है। तो इसका क्या है, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो लॉन्गर वेवलेंथ रेड, ऑरेंज एंड येलो लाइट पास थ्रू टर्निंग आवर मून रेड। देखिए इसमें जो कम वेवलेंथ वाला है, जब ये सूरज का किरण पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जो ब्लू कलर है वो क्या स्कैटर हो जाता है, क्योंकि ये वेवलेंथ इसका कम है। बट जिसका ज़्यादा है वो क्या जाता है, पास कर जाता है। तो ये क्या होता है, ये रेड कलर जो रेड ऑरेंज जो है, ये येलो मिल के रेड हो जाता है चंद्रमा। तो इसलिए ब्लड मून जो मून का कलर है रेड आता है, ब्लड रेड आ जाता है। एनीवेयर फ्रॉम 4 to 7 times a year our earth, moon and sun line up just right to create the cosmic scale shadow known as eclipse। तो कितना बार, मैक्सिमम 4 to 7 टाइम्स, 4 से 7 बार ये लोग क्या होते हैं, एक सीध में आते हैं, जैसे दिखाया गया है यहाँ, मून सन ये सन मून और ये अर्थ एक लाइन में आते हैं। बट जब मून क्या हो जाता है, इसके छाया में आ जाता है, ये पृथ्वी आ जाता है बीच में और यहाँ छाया, तो ये क्या होता है, यहाँ से जो लाइट आएगा तो इसमें तो हम ये एरिया में जो एरिया आ रहा है, ये एरिया में चंद्रमा को हम देख नहीं पाएंगे, तो ये एक्लिप्स हो जाता है। बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, लूनर और सोलर।
जब हम सूरज को नहीं देख पाएंगे तो सोलर एक्लिप्स हो जाएगा, जब चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे तो चंद्रमा एक्लिप्स हो जाएगा। ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स अर्थ शैडो ऑब्स्कर्स द मून। तो ये देखिए, ये जब एक्लिप्स होता है, ये सूरज का जो लाइट आता है ये क्या आता है, पहले पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। अब यह चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब चंद्रमा एक्लिप्स होगा तो बीच में कौन रहेगा, अर्थ रहेगा, और जब सूरज का एक्लिप्स रहेगा तब कौन रहेगा, यहाँ आ जाएगा चंद्रमा। तो ताकि ये चंद्रमा का जो नेम्बुरा पार्ट रहेगा उसमें हम लोग ये एरिया में जो रहेंगे वो चंद्रमा को सूरज को देख नहीं पाएंगे। बट ये लूनर एक्लिप्स है तो इसमें अब नुम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या है ये पहले क्लियर हो जाइए। देखिए, ये मान लीजिए चंद्रमा है, सूरज है, ये सनलाइट आता है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ का जो लाइट क्या होता है, ये सिर्फ ठीक इस एरिया में क्या होगा, बिल्कुल लाइट नहीं आएगा। तो इस एरिया में कोई भी पार्ट रहेगा तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इसको बोला जाता है क्या, नुम्ब्रा। बाकी ये पेनुम्ब्रा क्या है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा तो इसको बोला जाता है पेनुम्ब्रा एक्लिप्स। यहाँ थोड़ा दिखाई देगा, यहाँ लेकिन कंप्लीट डिसअपीयर हो जाएगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा। यहाँ क्या थोड़ा थोड़ा अंदर है, थोड़ा थोड़ा छाँव, थोड़ा उजाला रहेगा, तो ये पेनुम्ब्रा मतलब। और यहाँ पर ऑन एक्लिप्स, यहाँ पूरा दिखाई देगा, यहाँ एक्लिप्स होगा ही नहीं, यहाँ से तो साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई छाँव है नहीं है। तो ये चीज़ है, नुम्ब्रा मतलब कम्प्लीटली शैडो, पेनुम्ब्रा मतलब 50-50, और ऑन एक्लिप्स मतलब वो तो क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ याद रखिएगा। टोटल लूनर एक्लिप्स कब होता है ये दिया हुआ है, इमेज देखिए, सनरेज है, ये आया, यहाँ शैडो जोन में आ गया, तो यहाँ रह गया, मतलब हम इस एरिया में जो नुम्ब्रा पार्ट है क्या हो गया, यहाँ पर हम मून को नहीं देख पाएंगे। द मून मूव्स इनटू द इनर पार्ट ऑफ अर्थ शैडो कॉल्ड उम्ब्रा, बट उस टाइम पे पेनुम्ब्रा दिया था इसलिए वो गलत था। Some of the sunlight passes through Earth's atmosphere, reaches the moon's surface, lighting it dimly. Colors with shorter wavelengths, the blue and violet, scatter more easily than colors with long wavelengths like red, orange. Red, orange क्या है, इसका वेवलेंथ जो लंबा है तो ये क्या हो जाता है, ये पास कर जाता है, बट ये जो ब्लू कलर जो शॉर्ट वेवलेंथ वो स्कैटर कर जाता है, एंड शॉर्ट वेवलेंथ्स हैव स्कैटर अवे. The moon appears orangish or reddish during a lunar eclipse. The more dust or clouds in Earth's atmosphere during eclipse, the redder the moon appears. तो ज़्यादा रेड, जितना रेड तो कलर की वजह से दिखता ही है, बाकी रेड जो है क्यों दिखता है, क्योंकि वो स्कैटर करता है, जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डस्ट वगैरह रहता है, उसमें स्कैटर करके ये दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्शियल लूनर एक्लिप्स। पार्शियल मतलब वो कौन सा एरिया में रहेगा, पेनुम्ब्रा में रहेगा। देखिए ये शेडो में रह गया, इसमें रहेगा तो उम्ब्रा हो जाएगा, और इस पार्ट में रह जाएगा तो हो जाएगा पेनुम्ब्रा। यहाँ पर पार्शियल होगा। इन द पासिंग थ्रू ओनली पार्ट ऑफ आर्थ उम्ब्रा, द शैडो ग्रोस एंड द रिसीड्स विदाउट एवरी एंटायरली कवरिंग द मून। तो ये जहाँ पूरा कंप्लीट शैडो में रहेगा वो उम्ब्रा हो जाएगा, टोटल लूनर एक्लिप्स। जहाँ नहीं रहेगा वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स रहेगा। पेनुम्ब्रल एक्लिप्स ये देख रहे होंगे, उम्ब्रा यहाँ पर पूरा इमेज में क्लियर है, जो कंप्लीट शैडो है उम्ब्रा, बाकी ये पेनुम्ब्रा है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। आप जैसे ही सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमको भी खुशी लगेगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन जो आपके रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड है। देखिए जनरली यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस आंसर देता हूँ, ये ऐसे नहीं कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस है, जो जनरली क्वेश्चन सब जितने भी चैनल से सब में पढ़ाया जा रहा है, वो जनरली जो न्यूज़ में है वो सब पढ़ाते हैं, वो हमें भी पता है और आप लोग भी सब पढ़ते हो। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर लाया जा रहा है ये थोड़ा हटके है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट है। जो क्वेश्चन जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक कमीशन में वही क्वेश्चन ही आता है। तो इसके लिए ये सब क्वेश्चन हम ला रहे हैं, ज़्यादा नहीं, कम लाएंगे, बट मोस्ट वीडियोज़ आते रहेगा ऐसे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट जो इसका वीडियो है सब कुछ देखते रहिए। बाकी एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, जो यूपीएससी के लिए यहाँ पर ये जो स्टडी चैनल है, इसमें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी सभी के लिए जीएस का ही ज़्यादातर तैयारी किया जाता है। कभी कभी रीजनिंग और मैथ कभी कभी कोई लेक्चर पढ़ा देते हैं तो अलग बात है। बाकी जनरली जो है यूपीएससी का जो हमारा मेन फीचर क्या रहेगा, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी टॉपिक वाइज जो आपका जनरल स्टडीज़ है उसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे और उसका जो नोट्स है वो देते रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा क्या ना, पर्सनलिटीज रहेगा, एसेज रहेगा, और बाकी करंट टॉपिक्स जो भी है, और वीकली करंट अफेयर्स भी रहेगा विथ डिटेल्स डिस्कशन। जो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो थोड़ा आपको हटके मिलेगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर थे थोड़ा अलग रहेगा। तो चलिए दोस्तों,
अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा डाटा जो भी नोट्स वगैरह यहाँ मिल रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ताकि हम ऐसे वीडियो आगे बनाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।